तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग BCC 2015 का बायोलॉजी का प्रीवियस पेपर देखेंगे। यानी आप काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर BCC 2021 का भी क्लास स्टार्ट कीजिए। सो आज से क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है। यानी आज की क्लास में हम लोग BCC 2015 का प्रीवियस पेपर देखेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, कौन सा चल पर्णांक कहलाता है? लाइकोपोडियम, टेरिडियम, एडिएंटम या इक्विसेटम? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट। ये जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे, सभी क्वेश्चन 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो आप लोग बताते चलिएगा कौन सा चल पर्णांक कहलाता है। तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा चल पर्णांक कहलाता है? तो ये कहलाता है एडिएंटम। ठीक है, एडिएंटम। अब देखिए बात करेंगे इक्विसेटम की, तो ये क्या है? यह एक जीवित जीवाश्म है। क्या है? यह एक जीवित जीवाश्म है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन एक कैलिसिफ्लोरी है? कौन एक कैलिसिफ्लोरी है इन चारों में से? पहला ऑप्शन है रोजेलिज, दूसरा ऑप्शन है ओलेकैलिज, तीसरा ऑप्शन है सेपिंडेलिज, चौथा ऑप्शन है रेनेलिज। जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, कौन एक कैलिसिफ्लोरी है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी रोजेलिज, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, रोजेलिज जो है ये कैलिसिफ्लोरी है। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है? देखिए आपको स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है जियोर्डिया, ऑप्शन डी जो है वो है नॉकिटल्यूका। जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है। बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी जियोर्डिया के बारे में, देन आपका आंसर सही है। तो जियोर्डिया जो है ना, ये स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं होता। बात करेंगे इसकी खोज की, तो याद रखना है इसकी खोज किसने की थी? रसेल वान रोसेनहॉफ ने। किसने? रसेल वान रोसेनहॉफ ने इसकी खोज की थी। किसकी? जियोर्डिया की। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे स्टूडेंट अमीबा के बारे में। तो ये क्या होता है? तो ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। बात करेंगे यूग्लिना के बारे में, तो ये क्या है? जंतु और पादप के बीच का योजक कड़ी होता है। यह भी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है ना। अब बात करेंगे नॉकिटल्यूका के बारे में, तो ये क्या है? यह एक कोशिकीय समुद्री यूकैरियोटिक जीवों का एक जीन है ना। तो बस इतना जो है आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी इनमें से कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है? तो यह है बच्चों जियोर्डिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप समभोजी प्रोटोजोआ है? यूग्लिना, अमीबा, मोनोसिस्टस या जियोर्डिया? जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पादप समभोजी प्रोटोजोआ टाइप का है? यूग्लिना है, अमीबा है, मोनोसिस्टस है या जियोर्डिया है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है यूग्लिना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यूग्लिना जो है ये समभोजी प्रोटोजोआ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, स्पंज की लंबाई की परास है, यानी स्पंज की लंबाई का जो रेंज है वो क्या होता है बच्चों? ये बताना है। ऑप्शन ए है 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच में, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में, ऑप्शन सी है 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच में, या ऑप्शन डी है 1 मीटर से 10 मीटर के बीच में। जल्दी से बताइएगा स्पंज की लंबाई का जो रेंज होता है, लंबाई का जो परास होता है वो कितना होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में जो है इसकी लंबाई का रेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग डायरेक्ट जो है इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पोटोरियन एक उदाहरण है इसका। पोटोरियन किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का, पॉरीफेरा का, निडेरिया का या टीनोफोरा का? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों।
पोटोरियन एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है किसका? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी देन आपका आंसर सही है। तो पोटोरियन जो है एक उदाहरण है किसका? पॉरीफेरा का। ठीक है, पॉरीफेरा का ये उदाहरण है। बात करेंगे प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, तो बच्चों याद रखना है अमीबा हो जाएगा, है ना। प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, ठीक है, यूग्लिना। तो ये सब जो है प्रोटोजोआ के उदाहरण हो जाएंगे। अब यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट निडेरिया के बारे में, तो इसका उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा हो जाएगा? फाइसेलिया हो जाएगा, फाइसेलिया जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। साथ ही साथ समुद्री एनीमोन हो जाएगा इसका उदाहरण, समुद्री एनीमोन, ठीक है। तो और इसके बाद जो है जेलीफिश भी हो जाएगा, जेलीफिश, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, जेलीफिश भी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है निडेरिया के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? फाइसेलिया हो जाएगा, है ना, फाइसेलिया हो जाएगा। उसके बाद समुद्री एनीमोन हो जाएंगे, जेलीफिश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है निडेरिया के एग्जाम्पल हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, यह निडेरिया में नहीं है। देखिए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और बोला है कि कौन सा निडेरिया का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है ओबेलिया, दूसरा ऑप्शन है जेलीफिश, तीसरा ऑप्शन है समुद्री एनीमोन, चौथा ऑप्शन है बेरोए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था जेलीफिश क्या है? निडेरिया का एक उदाहरण है। समुद्री एनीमोन क्या है? ये भी निडेरिया का उदाहरण है। अब यदि बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी बेरोए की, तो यही जो है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेरोए जो है ये टीनोफोरा में आता है। किस में आता है? टीनोफोरा में आता है, टीनोफोरा में आता है, ठीक है। ये टीनोफोरा का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, इनमें से किसको हुक क्रीमी भी कहते हैं? हुक क्रीमी किसको कहते हैं? ऑप्शन है एंक्लोस्टोमा को, एंटेरोबिस को, या रैबिडाइटिस को, या एस्केरिस को। जल्दी जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, इनमें से किसको हुक क्रीमी भी कहते हैं हम लोग? तो वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी बताइए क्या होगा? वेरी गुड, तो किसको? एंक्लोस्टोमा को। तो एंक्लोस्टोमा को जो है हुक क्रीमी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, एंक्लोस्टोमा को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, संघ एनेलिडा में कितनी जातियों का समावेश है? 15,000 से अधिक, 9,000 से अधिक, 60,000 से अधिक, या 9 लाख से अधिक? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट बताना है। संघ एनेलिडा में कितनी जातियों का समावेश है ना, कितनी जातियों से अधिक है? हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी संघ एनेलिडा में 9,000 से अधिक जातियां जो हैं इनका समावेश है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें रक्त का ऑक्सीकरण नम त्वचा द्वारा होता है। तो बताइए वो कौन सा जीव है? केंचुआ, ऑक्टोपस, सिकवर्ड, या डोरिस? बताइए जल्दी से बताना है। इनमें से रक्त का ऑक्सीकरण नम त्वचा द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए यानी केंचुआ के द्वारा। तो यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए देन आपका आंसर सही है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो केंचुआ की बात आई है तो इसको किसान का मित्र भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इनमें नीचे की तरफ मुख और ऊपर की तरफ गुदा पाई जाती है, किसमें? लिम्यूलस में, बूथस में, डैफनिया में, या समुद्री अर्चिन में? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, किस में नीचे की तरफ मुख और ऊपर की तरफ गुदा पाई जाती है? तो ये बच्चों ऐसा होता है, किस में होता है? तो ये होता है आपका समुद्री अर्चिन में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, इसको उड़न मछली भी बोलते हैं, किसको बच्चों? इसको उड़न मछली भी बोलते हैं। ऑप्शन दिया है कुत्ता मछली को, या एक्सोसिटस को, या आरा को, या डंगरे को। किसको उड़न मछली के नाम से भी जानते हैं हम लोग? तो बच्चों ये जानते हैं हम लोग एक्सोसिटस को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सोसिटस को जो है उड़न मछली भी कहते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, यह अलवणीय जल मछली नहीं है। कौन सा अलवणीय जल मछली नहीं है? पॉमफ्रेट, कलबशु, रेहू, कतला। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बिल्कुल फास्ट। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कौन अलवणीय जल मछली नहीं है? तो ये है बच्चों पॉमफ्रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है कि अलवणीय जल मछली कौन सी नहीं है? पॉमफ्रेट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सरीसृपों के पैरों में कितनी उंगलियां पाई जाती है? यानी सरीसृपों के पैरों में जो है कितनी उंगलियां पाई जाती है? ऑप्शन है 4, 2, 5, 6। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। सरीसृपों के पैरों में कितनी उंगलियां पाई जाती है? सांपों के पैरों में कितनी उंगलियां पाई जाती है बच्चों? वेरी गुड। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी 5, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखिएगा, सरीसृपों के पैरों में 5 उंगलियां पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पक्षियों में कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? पक्षियों में कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? 6 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी या 4 जोड़ी? यानी पक्षियों में, बर्ड्स में कितने क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कपालीय तंत्रिका है, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स बताइए कितने पेयर में पाए जाते हैं? बिल्कुल फास्ट। पक्षियों में कितने पेयर्स जो है क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं? कितने जोड़े कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बच्चों 12 जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेढक दे देता तब क्या करते? यानी बोलता मेढक में कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिका पाई जाती हैं, देन आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट? हाँ, तब क्या हो जाता? तब आपके क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाता। तो मेढक में कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिका पाई जाती है? तो ये 10 पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पूछूं मनुष्य में, बताइए तो। अगर यहाँ पे मनुष्य दे दिया जाए, आपको बोला जाए मनुष्य में कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिका पाई जाती है, यानी कितने जोड़े क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, देन आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? हाँ जी, यानी मनुष्य में कितने पेयर क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं चेक करूँगा कितने स्टूडेंट का आंसर सही आता है कि नहीं आता है। ठीक, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसमें मुड़नशील अंगूठा होता है? प्लेटिपस में, कंगारू में, छुछुंदर में, लेम्यूर में? बताइएगा किसमें मुड़नशील अंगूठा होता है? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी लेम्यूर, देन आपका आंसर सही है। तो ठीक है, लेम्यूर में जो है मुड़नशील अंगूठा होता है, यानी वो अपना अंगूठा मोड़ भी सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इसमें पूर्ण रूपेण या आंशिक रूपेण उड़ने की क्षमता खो दी है। किसने? एमू, उल्लू, क्रेन या हंस? यानी इसमें पूर्ण रूपेण या आंशिक रूपेण उड़ने की क्षमता खो दी है, किसने? तो वेरी गुड स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एमू। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एमू ने जो है आंशिक रूपेण जो है उड़ने की क्षमता खो दी है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के सूक्ष्मदर्शिकी में एक्रिडीन ऑरेंज का प्रयोग होता है? बताइए किस प्रकार की सूक्ष्मदर्शिकी में एक्रिडीन ऑरेंज का प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है कला विप्रयासी, दूसरा ऑप्शन है प्रतिदीप्ति, तीसरा ऑप्शन है संचरण इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है क्रम विक्षण इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल फास्ट, किस प्रकार की सूक्ष्मदर्शिकी में एक्रिडीन ऑरेंज का प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हैं। अगर आप लोग बीसीसी का प्रीवियस पेपर लगा जाते हैं, मॉडल सेट लगा जाते हैं, तो देन आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, है ना? हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो किस प्रकार की सूक्ष्मदर्शिकी में एक्रिडीन ऑरेंज का प्रयोग होता है? तो ये प्रदीप्ति में होता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, मुक्त राइबोसोम को अवसादित करने के लिए
अपकेंद्रीकरण इस तक आवश्यक है, कितने ग्राम तक आवश्यक है? 3 लाख ग्राम तक, 50,000 ग्राम तक, 12,000 ग्राम तक या 800 ग्राम तक? बताइए। मुक्त राइबोसोम को अवसादित करने के लिए अपकेंद्रीकरण जो है ये कितने ग्राम तक आवश्यक है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो ये 3 लाख ग्राम तक जो है आवश्यक है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अपकेंद्रीकरण में घनत्व प्रवणता के निर्माण में यह अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। अपकेंद्रीकरण में घनत्व प्रवणता के निर्माण में जो है किसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है? NaCl का, KCl का, CaCl का या MgCl2 का? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी CaCl का यानी सीजियम क्लोराइड का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है अपकेंद्रीकरण में घनत्व प्रवणता के निर्माण में जो है CaCl यानी सीजियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यह विधि प्रोटीनों को उनके अणु भार के अनुसार अलग करती है। बच्चों, कौन सी विधि जो है प्रोटीनों को उनके अणु भार के अनुसार अलग करती है? पहला ऑप्शन है PAGE यानी पॉलीएक्राइलामाइड जेल वैद्युत कण संचलन, या दूसरा ऑप्शन है घनिष्ठता वर्ण लेखन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आयन प्रत्यावर्तन वर्ण लेखन विज्ञान, या चौथा ऑप्शन है जेल छानन। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी जेल छानन विधि, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है जेल छानन विधि जो है प्रोटीनों को उनके अणु भार के अनुसार अलग करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम पेप्टिडोग्लाइकेन को जल अपघटित कर सकता है? कौन सा एंजाइम होगा? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या लाइसोजाइम? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पूछा ये गया है बच्चों, कौन सा एंजाइम जो है पेप्टिडोग्लाइकेन को जल अपघटित कर सकता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाइसोजाइम। तो यहाँ लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये पेप्टिडोग्लाइन को जल अपघटित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए बाकी के ये जो 3 एंजाइम्स हैं, है ना, इनके बारे में बात करें तो देखिए ये एमाइलेज क्या है? तो ये भी एक तरह का एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। आप लोग जानते होंगे एमाइलेज क्या करता है, ये भी एक एंजाइम है और इसका काम क्या है? स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ना। ठीक है, अब इसी तरह बात करेंगे स्टूडेंट लाइपेज के बारे में। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि लाइपेज भी एक तरह का एंजाइम है जो वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है ना। अब बात करेंगे स्टूडेंट ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन भी एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है यानी डिवाइड कर देता है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में एन एसिटाइल ग्लूका शामिल होता है? कोशिका के किस भाग में, कोशिका के किस पार्ट में एन एसिटाइल ग्लूकोज शामिल होता है? तो कोशिका आवरण में होता है ये, या कोशिका भित्ति में, या केंद्रक में, या राइबोसोम में? जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, कोशिका के किस भाग में एन एसिटाइल ग्लूकोज शामिल होता है? तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कोशिका भित्ति में होता है। ठीक है, कौन सा? एन एसिटाइल ग्लूकोज शामिल। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, यह एक प्रतिकला द्वारा घिरे हो सकते हैं। कौन? सल्फर कण, ग्लाइकोजोन कण, फास्फोट कण या साइनोफाइसिन कण? कौन एक प्रतिकला द्वारा जो है घिरे हो सकते हैं, ये बताना है आपको। हाँ तो बच्चों डायरेक्ट जो है इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सल्फर कण। ठीक है, तो सल्फर कण जो है ये एक प्रतिकला द्वारा घिरे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ग्राम धनात्मक कोशिकाओं में कितने आधारीय शरीर वलय होते हैं? 3, 2, 4 या 5? जल्दी से बताइएगा। ग्राम धनात्मक कोशिकाओं में कितने आधारीय शरीर जो है ये वलय के रूप में होते हैं? 3 या 4 या 2 या 5? जल्दी से बताइएगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 3, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है ग्राम धनात्मक कोशिकाओं में जो है आधारीय शरीर वलय कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है,
तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं एग्ज़ाम तक, तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आज की क्लास के प्रति, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।